नमस्कार, मैं आशीष कुमार आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक पे जो कि ईरान और हिजबुल्लाह के से जुड़ा हुआ है इस टॉपिक पे बात करने के लिए 100 यूनिवर्सिटी आए हैं। हमारे साथ जामिया के कुछ बच्चे हैं, पुष्कर जी हैं और आलोक भैया हैं और साथ में सौरभ भाई हैं। तो इनसे बात करेंगे इस टॉपिक पे, इन लोगों का क्या स्टैंड है, क्या कहना है स्टूडेंट्स का, इनके प्रोस्पेक्टिव से जानना चाहेंगे कि किस नज़रिए से ये लोग देख रहे हैं इस टॉपिक को। हाल ही में ईरान सुप्रीम जो कि खमेनी है, उन्होंने बयान दिया है कि सारे मुसलमान को एकजुट हो जाना चाहिए लेबनान और हिजबुल्लाह के टॉपिक पे। तो इस टॉपिक पे इन लोग का क्या कहना है। उसके बाद महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी के लिए चुनाव लड़ती हैं जम्मू कश्मीर में, उनका चुनावी कैंपेन बंद कर देना वो किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और हमारे इंडिया में ये इस पर क्या मतलब होगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो इनसे बात करेंगे। हमारे साथ पुष्कर जी हैं, ये अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे। जी बताएं पुष्कर भैया। जी, अगर इस मुद्दे को देखें, ईरान के जो चीफ हैं आयतुल्लाह खामनेई जिनका बयान आया है, ये मुद्दा पिछले कई महीनों से जब से हमास ने अटैक किया इज़राइल के ऊपर, इज़राइल का रिटेलिएशन हुआ, ये लगातार मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स जो है ये पिछली एक डेढ़ साल पहले शुरू हो चुकी थी कि जब हम देख रहे थे कि अब्राहम एकॉर्ड साइन हो रहा था, जिस समय वो पूरे रीजन में लग रहा था कि पीस और स्टेबिलिटी क्रिएट होगा। तो उसके बीच में हमास का अटैक इज़राइल पे उस पूरे पीस और स्टेबिलिटी के प्रोसेस को स्ट्रक डाउन कर देता है। तो स्ट्रक डाउन होने से क्या होता है कि जो सऊदी अरबिया की जो करीबी बढ़ते जा रही थी इज़राइल की तरफ, और दूसरी तरफ ये सबसे बड़ा समस्या ईरान के लिए था जी, क्योंकि शिया एज ए शिया वर्ल्ड, अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को समझें तो सुन्नी और शिया का जो डिवीज़न है उसमें एक बहुत बड़ा क्रैक नज़र आ रहा है और इसकी हिस्ट्री 1979 से स्टार्ट हुई है, जब से वहाँ पे हम देखें कि एंटी यूएस गवर्नमेंट, जब से इरानियन रिवॉल्यूशन के बाद जब वहाँ पे आयतुल्लाह खामनेई का वहाँ पे गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद से लगातार शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट जारी है मिडिल ईस्ट में। तो सुन्नी वर्ल्ड और शिया वर्ल्ड के जो डिफरेंसेस है, ये आज सबसे बड़ा समस्या है कि सऊदी अरबिया का क्या रिएक्शन है, सऊदी अरबिया किस ढंग से इस इश्यूज़ को हैंडल कर रहा है। तो आज तक के इतिहास में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार सऊदी अरबिया काफ़ी इनएक्टिव नज़र आ रही है। आज तक की मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को देखें तो सऊदी अरबिया जो है काफ़ी इनएक्टिव नज़र आ रही है, और अब तक जो सबसे एक्टिव पॉलिटिक्स मिडिल ईस्ट में जो ईरान कर रही है, सबसे एक्टिव पॉलिटिक्स, इसका मेन वजह क्या है? क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि इज़राइल और सऊदी अरबिया का एक साथ आने से देयर इज़ अ चांस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बिटवीन इज़राइल एंड सऊदी अरबिया। तो इससे क्या होता है कि ईरान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था कि एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी अरबिया को मिल जाता, और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरबिया को काउंटर करना जो सबसे बड़ा जो राइवल है, क्योंकि ईरान जो है यूएस के साथ भी फाइट कर रहा है। यूएस ने सैंक्शन लगाया जेसीपोआ एग्रीमेंट को अगर हम देखें तो उसके साथ जो निकला, उसके बाद हम देखें कि चाइना का सबसे बड़ा चेंज क्या देख रहे हैं मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में। ईरान का एक्टिव होने का सबसे बड़ा वजह क्या है? चाइना का इंटरफेरेंस। चाइना इज सपोर्टिंग ईरान इनडायरेक्टली, अगर ऑन द इकोनॉमिकल लेवल, क्योंकि इकोनॉमिकल सैंक्शन लगा हुआ है ईरान के ऊपर, और इसमें भारत को देखें कि यूएसए ने काफ़ी भारत को रोका भी था एक समय पे तेल खरीदने को लेकर, और जो चाबहार प्रोजेक्ट में इंडिया का जो डेवलपमेंट चल रहा था, तो कुछ उसमें रुकावट आई थी, लेकिन भारत ने उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल किया, डिप्लोमेटिकली मैनेज किया। लेकिन अभी जो कल का इशू आपने बताया कि आयतुल्लाह खामनेई ने बताया है कि हर एक मुस्लिम लीडर्स को एक साथ आना चाहिए, पूरे इस्लामिक कम्युनिटी, जो पैन इस्लामिक उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है, एक साथ आना चाहिए। तो हमें जहाँ तक लगता है कि अगर वायलेंस के खिलाफ जेनोसाइड की बात हो रही है, तो दिस इज़ नॉट द इशू ऑफ ओनली मुस्लिम। ये पूरी एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जहाँ पे पूरे विश्व को एक साथ आना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिस लिए बनाया गया था, उसका मेन इशू क्या था? पीस और स्टेबिलिटी को स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना। वो बार बार असफल हो रहा है। इसकी पहले हम देखें यूक्रेन में जो स्थिति है, एक तरफ यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है, दूसरी तरफ
दूसरी तरफ पूरी मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो चुकी है। मामला पहले पैलेस्टीन का इश्यूज के साथ आगे बढ़ा, अब ये लेबनान तक पहुंच चुका है। हम 2011 से लगातार देख रहे हैं, सीरिया जल रहा था, इराक जल रहा था। तो हमें एक स्टेबल मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स चाहिए, जिससे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो काफ़ी स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए। तो इस वजह से ट्रेड भी है, वहाँ पे रिसोर्सेस भी अवेलेबल है, तो हर समय वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बना रहता है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें कि ईरान इज़ ऑल्सो अवर क्लोज फ्रेंड, और सऊदी इज़ ऑल्सो क्लोज फ्रेंड, एंड इसराइल इज़ ऑल्सो क्लोज फ्रेंड। तो हमें यहाँ पे एज ए इंडियन और एज ए पॉलिसी मेकर, जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, उनको जो डिसीजन लेना चाहिए कि जितना डिप्लोमेटिकली, मोदी जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था जब वो रसिया गए थे कि दिस इज़ द ईरा ऑफ डिप्लोमेसी, दिस इज़ नॉट द ईरा ऑफ वार। तो हमें डिप्लोमेटिकली इस मुद्दे को हैंडल करना चाहिए। और हमें जहाँ तक लगता है, जो एक दूसरा सवाल था आपका महबूबा मुफ्ती जी का, तो वो क्वेश्चन क्या है कि अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर वो अपनी कैंपेन को रोक रही हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर कैंपेन को पॉज किया जा रहा है, जस्ट लाइक कि हम देखें कहीं भी अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जो कुछ तस्वीरें आई हैं, मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो कुछ तस्वीरें मैंने देखा है सोशल मीडियाज़ के थ्रू, जिस ढंग से आया है, बच्चों का तस्वीर आया है, लगातार सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो महिलाओं को हुआ है, बच्चों को हुआ है, ठीक है। और जो भी रूलिंग क्लास है, जो डिसीजन मेकर है, आर द मेल, वो मेल डिसीजन मेकर, वो हर एक जगह पे, चाहे वो इज़राइल की तरफ से देखें, पैलेस्टीन की तरफ से देखें, कि इज़राइल में भी सबसे बड़ी इशू क्या है कि नेतन्याहू का गवर्नमेंट जो लगातार पिछले 1-1.5 साल से क्राइसिस में था, वहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थी। नेतन्याहू ने जानबूझकर इस चीज़ को कि मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स को बॉयल करते हुए और लोगों को एक नेशनलिज्म का भावना क्रिएट करते हुए कि पूरी देश एकजुट हो जाए और उनकी सरकार को एक लेजिटिमेसी मिले, और उनकी सरकार के खिलाफ जो एक जनता का आवाज़ था, उस आवाज़ को दबाने का भी एक काम था। मैं उनका आपको स्टेटमेंट बता दे रहा हूँ जो उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन फॉर ऑल मुस्लिम टू स्टैंड विथ द पीपल ऑफ लेबनान एंड हिजबुल्ला, ऑनरेबल हिजबुल्ला, ऑफरिंग देयर रिसोर्स एंड असिस्टेंस एज हिजबुल्ला कॉन्फिडेंट एंड स्प्रिंग क्यूरल मेल्यूकियस जोनासाइड रेजीम। हमारे साथ सौरभ जी हैं, 100 के स्टूडेंट हैं। इनसे मैं बात करना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती का जिस तरीके से इस पे स्टैंड रहा है, तो भारतीय पॉलिटिक्स में इसको किस तरह से देखा जा रहा है? क्या ये कदम उनका सही है, महबूबा मुफ्ती का इस तरह से कैंपेन अपना रोकना, जबकि जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है इस दौरान? तो इनका क्या स्टैंड है, क्या कैसे ये देखते हैं इस टॉपिक को? नमस्ते तो सभी को। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत बड़ा लार्जर पिक्चर वो जो देखने का प्रयास कर रही हैं, या वो अगर वोट गार्नर करने का कोशिश कर रही है कि एज ए मुस्लिम कि अगर हम सपोर्ट करते हैं लेबनान को और हिजबुल्ला को, तो अगर इससे कुछ फ़ायदा हो JNK के इलेक्शन में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी सालों बाद हो रहा है 370 हटने के बाद, जैसा कि हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी हार्ड लाइनर वहाँ पर अपना जो प्रोटेक्शन जो है वो बढ़ा के रखा है। मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती को ऐसा चुनाव प्रचार रोक देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो सपोर्ट कर सकती थी, जैसा कि सारे लीडर्स कर रहे हैं। बाकी ईरान के मुद्दे पर आते हैं, ईरान और इजराइल के मुद्दे पर, तो केनेथ वॉल्ट एक बहुत बड़े IR के स्कॉलर हैं। उन्होंने काफ़ी साल पहले एक आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल का टाइटल था व्हाई शुड ईरान गेट अ बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब। ही एक्चुअली ओपाइंस दैट कि ईरान शुड हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियर डेटरेंस अगेंस्ट इजराइल, बिकॉज इजराइल हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब, राइट। इससे होता कि मिडिल ईस्ट में जो है ना, पीस एंड स्टेबिलिटी आती। अगर आज इजराइल इस हद तक जा रहा है, गाजा में कभी बॉम्बिंग करते रहा है, ईरान को किसी के लीडर को मार दे रहा है, हिजबुल्ला के किसी के लीडर को मार दे रहा है, वो इसलिए कि ईरान के पास अभी वो डेटरेंस नहीं है। जिस दिन ये डेटरेंस आ जाएगा, द पीस एंड स्टेबिलिटी इन ऑल ओवर द मिडिल ईस्ट विल बी देयर। इट विल एस्टेब्लिश इन पीस एंड स्टेबिलिटी। तो व्हाई शुड ईरान गेट अ बॉम्ब, ये केनेथ वॉल्ट ने बहुत पहले लिखा, इसीलिए वो लोग स्कॉलर्स हैं।
और बाकी अयतुल्ला खुमैनी ने जहाँ तक कहा है कि सारे मुस्लिम्स को एक आना चाहिए, जी। सो सारे मुस्लिम्स क्यों अगर ये ह्यूमैनिटी की बात है तो सबको आना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक समाज को, चूँकि वो एक इंसान भी तो है ना, सिर्फ मुस्लिम्स थोड़ी हैं। और अगर वैसा बात आता है तो फिर अफ्रीका में भी देखिए बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, तो हमको सारे को देखना पड़ेगा। साथ में ही जब आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात आ जाती है कि यूएन जैसी संस्था क्या कर रही है जो बार बार फेल हो रही है, चाहे यूक्रेन रसिया का वॉर हो, चाहे ये इजराइल और हमास का वॉर हो, चाहे टेररिज्म हो, फ्रॉड हो रही है, डिजिटल फ्रॉड। तो ये सिर्फ ये छोटा स्तर पर नहीं देखिए, हमको लगता है कि इसको लार्जर पिक्चर देखना चाहिए। और एक समस्या है कि रीडिफाइन करना पड़ेगा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन है। ऐसा ना हो कि यूएन लीग ऑफ नेशन की तरफ फिर से फेल हो जाए। अच्छा। क्योंकि 2024 और इसके आने वाला जितने भी साल हैं वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भरा होने वाला है। दिस इज नॉट इन वॉर, तो ये बात सही है, नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी इन आवर एरा ऑफ वॉर, बट ये ऐसा हो रहा है। इसको रोकने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, ये सारे वर्ल्ड लीडर्स को देखना पड़ेगा। एक प्रूडेंट मेजर बहुत ज़रूरी है। तो जैसा चर्चिल ने कहा है कि इट्स गुड टू हैव अ चॉ मीन्स देयर शुड बी अ डिबेट अगेंस्ट वॉर, सो देयर शुड बी चॉ जी। सो ये हो नहीं रहा है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि डिबेट हो इस पर, और कुछ जो है जैसे प्रॉक्सी वॉर्स होती है ना, इस पर कुछ सख्त कानून और नियम लाया जाए। क्योंकि अगर इजराइल को कोई सपोर्ट कर रहा है तो सीधा सीधा यूएस सपोर्ट कर रहा है, उधर ईरान को सपोर्ट करने वाला चाइना है, या फिर और जो मुस्लिम्स कंट्री हैं। सो ये देखना चाहिए हमको, ये अगर ह्यूमैनिटी को बचाना है सो हमको इससे डील करना पड़ेगा ये सारे मुद्दे। महबूबा मुफ्ती का जिस तरह से बयान रहा है, उन्होंने ट्वीट करके इन्फॉर्मेशन दिया था कि कैंसलिंग माई कैंपेनिंग टुमारो इन सॉलिडिटी, ये कल का बयान मैं आपको कोट कर रहा हूँ। कैंसलिंग माई कैंपेन टुमारो इन सॉलिडिटी विद द मार्टियर्स ऑफ लेबनान एंड गाजा, स्पेशली नसरुल्लाह, वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ पैलेस्टीन लेबनान इन द आवर ऑफ हिमसेल्फ ग्रीफ एंड एग्जाम्पलरी रेजिस्टेंस। जिस तरह से भारत का स्टैंड अभी रहा है इस मुद्दे पे, मतलब बीच का रास्ता अपनाया है उन्होंने, तो कैसे भारत का अभी तक स्टैंड रहा है, आगे क्या करना चाहिए इस मतलब मुद्दे पे? जिस तरह से भारतीय लीडर महबूबा मुफ्ती इस तरह का बयान दे रही है, क्या इस पर सोचने की ज़रूरत है भारतीय डिप्लोमेट्स को? मतलब जिस तरीके से हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आलोक जी हैं, जामिया से हैं। तो इस पर क्या करना चाहिए, भारत को अगला स्टैंड क्या लेना चाहिए इस पर? जी नमस्ते सभी को। जो ये सारा मुद्दा हुआ है, ये मैं इसे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस के ओर से देख रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ी सिक्योरिटी डिफेक्ट है। आई थिंक जो सिक्योरिटी का जो इशू है सबसे बड़ा, कि ये इतना बड़ा इशू इसलिए मैं इसे मानता हूँ क्योंकि अगर रिसेंट में देखूँ, जो इजराइल के द्वारा जो अटैक हुआ है पेजर के द्वारा, जो पेजर जो थी और जो ओल्ड डिवाइसेस होते थे, जिससे हम लोग मतलब पुराने जब टेक्नोलॉजी नई आई थी, 4G 2G नहीं आई थी, तो उस समय हम लोग जो मैसेज करते थे, जो पुरानी डिवाइसेस होती हैं, जो कि अभी के ज़माने में कम्प्लीटली नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब है ही नहीं समझिए, तो वो तो चल रही है, वो तो उनके पास है। तो वो जो पेजर का इस्तेमाल करके जो इजराइल ने, अगर मैं देखा हूँ तो कहीं भी मुझे तारीफ़ करने का भी मन करता है, बट ये इतना भयानक रूप है इस, मतलब कि आप सोच नहीं सकते हैं कि जो एक कंपनी बनाई गई एक फेक नाम पे, या फिर कोई समझिए कि एक ऑफशोर कंपनी बनाई गई, उस कंपनी ने उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया और उस प्रोडक्ट को बेचा, इन्फिल्ट्रेट करके हिजबुल्लाह, जो भी इजराइल के जो भी ईरान के एरिया थे उस देश में जाकर के उन्होंने पेजर को बेचा। और जो लीडर थे, जो भी ईरान के जो भी व्यक्ति थे, वो लोग जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे इसके, और इस्तेमाल कर रहे थे, और उनको पता भी नहीं था कि एक्चुअली इजराइल के पास वो टिकट है भाई, वो कंट्रोल है, कि उन्होंने बस ठीक है यहाँ से बटन दबाया और उधर ब्लास्ट शुरू हो गए। तो ये समझिए कि ये कितना बड़ा विदाउट पेनिट्रेटिंग द टेरिटरी, हम टेरिटरी में गए नहीं, हम ऑफेंस, क्लियर ऑफेंस जो होता है, शो ऑफ फोर्स जो होता है, हमने नहीं किया, बट हमने यहाँ से जो है उनकी पूरी सिक्योरिटी को तसना मतलब नस्ल नाबूद कर दिया, उनको कोलैप्स कर दिया। तो ये जो है मैं इस बात पे आपको इन मुद्दे पर लाना चाहूँगा आप लोगों को, कि ये सिक्योरिटी का कितना बड़ा इशू है। और भारत जहाँ हमारे देश में जहाँ अनऑफिशियल काम बहुत सारे होते हैं, ऑफिशियलिटी बहुत कम ही होती है, सिक्योरिटी के मामले में हमारे पास इंटरनल इतनी बड़ी समस्या है, एक्सटर्नल इतनी बड़ी समस्या है, हमारे नेबर्स के साथ रिलेशन उतने सही नहीं हो रहे हैं, चाइना इतना सुपर पावर बन रखा है यहाँ पे, हमारे सामने डेटरन की तरह हो रहा है, हमारे सामने स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो हमें किन किन चीज़ों को अपने मतलब सिक्योरिटी पॉलिसी में अंदर रखना होगा कि हम लोग इस जो इनविजिबल टाइप की एनिमीज़ हैं, जो इनविजिबल टाइप की चीज़ें हैं, उसको हम लोग काउंटर कर सकें, उसको हम लोग एक तरह से रोक सकें, पहले से प्रिवेंट कर सकें। तो समझिए कि इसमें ये है कि जैसे
मैं इसमें तो मुझे थोड़ी लगता है कि जैसे मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था कि पहले मेड इन इंडिया होगी, तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि मैन्युफैक्चर तो कहीं और ही हो रही है, असेंबल यहाँ हो रही है। तो असेंबल होने की जो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे असेंबल हो रहा है, तो हो सकता है कि अगर कोई भी चीज़ पहले आती है तो कस्टम पे या फिर कहीं पे जो चेक होती है, तो असेंबल अगर वहाँ पे सामने में होगी, गवर्नमेंट के निरीक्षण में सामने होगी असेंबल, तो हो सकता है कि इन सब चीज़ों में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़े और सिक्योरिटी का थोड़ा रिस्क, थोड़ा रिडक्शन हो उसमें, तो ये भी हो सकता है। तो मैं ये सब चीज़ों को मैं कहूँगा कि इनको आप सिक्योरिटी के नज़र से देखें, क्योंकि अब तो टेरिटरी समझिए, ग्लोबल वर्ल्ड होने के कारण टेरिटरी तो अब है ही नहीं, समझिए ऑनलाइन चल रहा है, मेटा आ गई होगी, अब तो ग्लोबल वर्ल्ड वर्चुअल वर्ल्ड हो रहा है। तो आपको मैं कहूँगा कि इनको सिक्योरिटी जनरल से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि इन मुद्दों को भारत सरकार को एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड एज ए फ्यूचर पॉलिसी मेकर, आई वुड लाइक टू इन्वाइट योर अटेंशन इन दिस सिक्योरिटी इशू, मेन सिक्योरिटी इशू। एक लार्जर पिक्चर इन्होंने ड्रॉ कर दिया है। एक राहत इंदौरी का शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर हमारा मकान शिफ्ट हो रही हैं। इस नोट के साथ हम लोग इस डिबेट को एक और रिमार्क हम लेना चाहेंगे सौरभ जी का, इस मुद्दे पे ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो देखते हैं। सो जैसा कि मेरे साथियों ने कहा, पुष्कर भाई ने और आलोक भाई ने, तो दो बातों मेरे जहन में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक तो थ्योरी है बैलेंस ऑफ पावर की, कि अगर दो तराजू हैं और दोनों में बराबर अगर वेट है तो एक तरफ झुकता नहीं है। मिडिल ईस्ट में अगर वॉर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ाया हुआ है, बैलेंस पावर है नहीं, इसलिए बैलेंस नहीं, इट्स इम्बैलेंस ऑफ पावर। तो जहाँ ही बैलेंस ऑफ पावर होगी तो ये, चूँकि ये रियलिस्ट थ्योरी है और प्रैग्मेटिक काफ़ी है, तो ये हम देख सकते हैं। और जैसा कि ओस्लो अकॉर्ड की बात की गई थी, मैं थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूँगा अब्राहम अकॉर्ड पर, जो यूएस ने और मिडिल ईस्ट के देशों ने इजराइल के साथ किया था ताकि उनके साथ संबंध हो। इस वॉर के बाद मुझे नहीं लगता है कि अब्राहम अकॉर्ड अब सस्टेन कर पाएगा, वो ख़त्म हो चुका है। अब्राहम अकॉर्ड वाज अ गेम चेंजर आई थिंक, एंड ट्रंप ने वो किया था, दैट इज़ कमेंडेबल। सो वो ख़त्म हो चुका है। इजराइल के खासकर पहले ने हमास ने चालू किया, फिर उसका रिटेलिएशन इतना बड़ा है और इतना डीप है कि अब नहीं लगता है कि अब्राहम अकॉर्ड सस्टेन कर पाएगा। सो हमें देखना पड़ेगा इसको, खासकर वर्ल्ड लीडर्स को, कि इसे कैसे जो है इस मुद्दे को डील किया जाए। बहुत ज़रूरी है कि सिक्योरिटी जो है पूरे वर्ल्ड का ये मेंटेन किया जाए। सिक्योराइजेशन ऑफ जो वर्ल्ड है ना, वो फिर से उस मुद्दे को लाना पड़ेगा हमें टेबल पर। जी पुष्कर जी हमारे साथ कुछ कह रहे हैं, बताएं। इस पूरे वार का मेन इशू था कि अब्राहम अकॉर्ड को कैसे डिरेल किया जाए, क्योंकि अगर अब्राहम अकॉर्ड पूरी तरह से उसकी अगला जो प्रोसेस था सऊदी अरबिया के साथ इजराइल का नॉर्मलाइजेशन, तो उससे क्या होता कि पूरी तरह से जो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स थी, जहाँ पे इजराइल को हम देखें तो उसका जो मेन क्लैश था वो गल्फ़ नेशन के जो भी नेशन थे और मुस्लिम वर्ल्ड के जो भी नेशन थे, हर एक लोगों के साथ लगातार उसका क्लैश चल रहा था, टेरिटोरियल क्लैशेस भी चल रही थी। और अगला जो मेन इशू था, जैसे ही सऊदी अरबिया का नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट होता, तो एक बहुत बड़ी लेजिटिमेसी इजराइल को मिलता, इजराइल के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक जीत होता। तो एक तरफ से हम इस चीज़ को देखें कि हमास का जो अटैक था वो आगे आने वाले समय में जो सऊदी अरबिया जो काफ़ी क्लोज जा रहा था, इसके पीछे यूएसए का, ट्रंप का बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया कि कैसे इजराइल को और सऊदी अरबिया को एक साथ लाएं, और इंडिया अगर इजराइल सऊदी अरबिया एक साथ आता तो इंडिया के लिए काफ़ी बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ थी। उस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड में इजराइल को एज ए टेररिस्ट स्टेट माना जाता है। तो उस चीज़ को इंडिया के लिए बार बार बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमें आज इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी को एक्वायर करना, सस्टेनेबल एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी। तो उस एनर्जी को भी मैनेज करना है, और दूसरी तरफ से इजराइल से हमें अपने सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे जो हमारी डिपेंडेंस है, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो हमारे देश में हो रहा है, तो उसको लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, जो आज इंडिया के लिए इजराइल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया के लिए अगर
ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता तो काफ़ी बड़ा एक गेम चेंजिंग इवेंट होता है मिडिल ईस्ट में इंडियन पॉलिसी मेकर के लिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि अभी हमारे भाई सौरभ भाई ने बात किया बैलेंस ऑफ पावर का, पूरी तरह से बैलेंस ऑफ पावर सऊदी अरबिया के पक्ष में हो जाता। तो इफ़ ईरान इज़ फंडिंग हिजबुल्ला, इफ़ ईरान इज़ फंडिंग हुती, इफ़ ईरान इज़ फंडिंग हमास, so it is totally to derail the alignment, which is new alignment, which is mainly creating in a coming future, just like the Abraham Accord, and the final process of Abraham Accord will be completed if Saudi Arabia relation must be normalized with Israel. जी, बहुत बढ़िया है, इन्होंने मतलब पूरा विस्तृत लार्जर पिक्चर ड्रॉ कर दिया है। इसी बीच हम इस मुद्दे को अंत करना चाहेंगे। मुद्दा अंत होने वाला अभी नहीं है, आगे भी इस पर नज़र बनी रहेगी। जिस तरह से भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, हम इंसानियत के पक्ष में हैं। तो भारत शांति के राह पे चलना चाहती है, ये गांधी का देश है और उसी राह पे चलने की कोशिश है। किसी भी चीज़ का वॉर सॉल्यूशन नहीं है, साथ मंच पे साझा किया जाए, चाय कॉफ़ी पे बुलाया जाए, डेस्क पे बैठ के बात हो सकती है, ना कि वॉर जोन में बात हो सकती है। इसी टॉपिक पे हम अच्छे कामनाओं के साथ इस टॉपिक वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।